नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर प्रधानमंत्री के संबोधन की, बात संसद के सदन में प्रधानमंत्री के सुरक्षा सवालों की, बात लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पीएम मोदी से आग्रह की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उसे मानने की, बात लोकसभा और राज्यसभा में कार्रवाई की और हंगामे की भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बुधवार को लोकसभा में संबोधन नहीं हो सका था, लेकिन गुरुवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। उनके भाषण की शुरुआत के दौरान जमकर हंगामा हुआ। बाद में विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, वाम दल जैसे दलों की नाकामियों के बारे में बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में हुए हंगामे पर तीखा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस ने न केवल राष्ट्रपति और संविधान का अपमान किया, बल्कि पूर्वोत्तर और दलित सांसदों का भी अपमान किया है। उन्होंने कहा कि कल लोकसभा में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा नहीं हो पाई। ये राष्ट्रपति पद का घोर अपमान है, ये संविधान का अपमान है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की नीतियों पर भी निशाना साधा। कहा कि अब जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मैं साफ कहना चाहता हूं कि कुछ मत करो, सिर्फ लाल किले से कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के जो भाषण हैं उनका विश्लेषण कर लो। आपको साफ लगेगा कि ना उनके पास कोई सोच थी, ना उनके पास विजन था, ना ही इच्छा शक्ति थी, और इसका नतीजा देश को भुगतना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में बिना नाम लिए राहुल का जिक्र तो था, लेकिन पूर्व आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अप्रकाशित किताब चीन सीमा और सुरक्षा मुद्दे, भारत अमेरिका के बीच हुई डील को लेकर लोकसभा में राहुल गांधी के पूछे सवालों का जवाब नहीं था। बहरहाल अब निम्न सदन में न सही उच्च सदन में ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखी। लेकिन सवाल यही है कि क्या लोकसभा के सदन में कल जो प्रधानमंत्री का संबोधन नहीं हुआ, क्या वाकई उनकी सुरक्षा को लेकर कोई संशय था? इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का सदन में ये खुलासा संसद की कार्रवाई के दौरान प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बिना ही बजट सत्र के 7वें दिन यानी आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनिमति से पास किया गया, जो 2004 के बाद यानी 22 साल में पहली बार हुआ है। आपको बता दें कि सदन में पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे की किताब में चीन और डोकलाम के जिक्र और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के सवाल पर संसद के बजट सत्र की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ी हुई है। एक दिन पहले लोकसभा में पीएम मोदी को बोलना था, लेकिन उनके भाषण को रद्द कर दिया गया। ऐसे में अब दावा किया जा रहा है कि संसद में पीएम मोदी पर कांग्रेस ने हमले की साजिश की थी। इसके लिए विरोधी खेमे ने महिला सांसदों को आगे किया था। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस ने पीएम मोदी पर शारीरिक हमले की साजिश रची, जिसके चलते लोकसभा को संबोधित नहीं करने का निर्णय लिया गया। हालात बिगड़ते देख सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी और उस पूरे घटनाक्रम को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन में गंभीर और अहम बयान दिया है। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि जिस तरह का माहौल उस दिन लोकसभा में बना, उसमें कोई भी अप्रिय और अप्रत्याशित घटना घट सकती थी। ऐसा व्यवहार संसद की गरिमा और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के बिल्कुल विपरीत था। उन्हें पुख्ता जानकारी मिली थी कि कांग्रेस के कुछ सदस्य प्रधानमंत्री के आसन तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने स्वयं सदन में ऐसे दृश्य देखे जिससे स्थिति और गंभीर हो गई थी। यदि ऐसा होता तो ये न केवल अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होता, बल्कि देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को भी गहरा आघात पहुंचता। इसी आशंका से उन्होंने एहतियातन प्रधानमंत्री से सदन में आने का अनुरोध किया। सदन के नेता ने मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं प्रधानमंत्री का इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं।
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन को संबोधित किया और लोकसभा में विपक्ष के हंगामे को लेकर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष की हताशा और निराशा इतनी है कि वो देश के लोकतंत्र के मंदिर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। वे लोकतंत्र के मंदिर और आदिवासी नेताओं का अपमान कर रहे हैं। जब आपने लोकसभा में जो व्यवहार किया है, आपने आदिवासी समाज का अपमान किया है। बड़ी दर्दनाक लोकसभा की घटना है और शायद हताशा निराशा तो हम समझ सकते हैं, लेकिन इसके लिए देश के पवित्र लोकतंत्र के मंदिर को ही इस रूप में कर देना। और उस समय चेयर पर असम के ही हमारे एक माननीय सांसद बैठे थे और उस समय कागज फेंके गए, टेबल पर चढ़ दिया गया। क्या ये नॉर्थ ईस्ट का अपमान नहीं है? क्या असम के नागरिकों का अपमान नहीं है? कल फिर दोबारा किया उन्होंने और उस समय आंध्र के दलित परिवार का बेटा चेयर पर बैठा था, उसने उसको भी अपमानित किया। यानी आपने नॉर्थ ईस्ट का अपमान, चेयर में बैठा अपमान करो। आंध्र के एक दलित परिवार का बेटा चेयर पर बैठा, उसका अपमान करो। सदन ने इनको काम दिया हुआ है, सबने मिलकर के काम दिया हुआ है, लेकिन वो दलित समाज से आते हैं, इसलिए आप अपमान करते हो। स्पीकर ओम बिरला ने दोहराया कि सदन के अध्यक्ष के रूप में उनकी ये संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वे लोकसभा की उच्च परंपराओं और मर्यादा की रक्षा करें। अब इस पूरे मुद्दे पर सरकार के मंत्रियों का कहना है कि एक अबोध बालक की जिद के कारण सदन को बंधक बना लिया गया है। संसदीय इतिहास में काले अक्षर से इनका नाम लिखा जाएगा। जो व्यवहार विपक्ष दिखा रहा है वो लोकतंत्र की मर्यादाओं के खिलाफ है। और मैं विपक्ष के नेता के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए, बंधक मत बनाइए। दुख के साथ यही कहूंगा कि एक अबोध बालक के जिद के कारण सदन को बंधक बना लिया गया और सदन को शायद संसदीय इतिहास में ये अबोध बालक भी काले अक्षर से इनका नाम लिखा जाएगा। देखिए, पीएम पे हमला करना आसान नहीं है, लेकिन रही बात कि जो व्यवहार विपक्ष दिखा रहा है, विपक्ष लोकतंत्र की पहले भी हत्या कर चुका है। इस देश पे इमरजेंसी लगा के, इस देश के दूसरी विचारधारा के लोगों की हत्याएं करा के। भारतीय संसद के इतिहास में आज तक नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री को बोलने से जबरन रोका जाए, घेराव किया जाए और स्पीकर को बताना पड़े कि आप मत आइए। और स्पीकर के चेंबर में जो हुआ, यह है राहुल गांधी की चेहरे वाली कांग्रेस। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने इन दावों को हास्यास्पद बताया और कहा कि पीएम को नुकसान पहुंचाने का सवाल ही नहीं उठता। वे अब स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं। पवन खेड़ा ने सवाल किया कि क्या सरकार महिलाओं के विरोध को हिंसा या आतंकवाद मानती है। विपक्ष के सांसदों का आरोप है कि प्रधानमंत्री के पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा ने पूछा कि सरकार और विपक्ष के लिए रूल्स अलग अलग क्यों। So the women MPs were standing in front of the Treasury bench. So what? And the Prime Minister, the absolute lies. It is an absolute lie. But if you're going to allow your members to stand and quote books and talk nonsense, then this side, the opposition benches are going to protest. And I'm sorry, but the Prime Minister is now hiding behind the Speaker. They are making the Speaker say all this. Because yesterday he did not have the guts to come in the house. What? Because 3 women were standing in front of his bench. What nonsense is this? कि प्रधानमंत्री नहीं आएंगे और वैसा ही हुआ, नहीं आए वो। हम सब की यही मान्यता थी, क्या वो नहीं आएंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोल पाएंगे। जवाब देने को नहीं है कि एक के लिए रूल कुछ और है, दूसरे के रूल कुछ और है। माननीय प्रधानमंत्री अखबार को कोट कर सकते हैं, किताब को कोट कर सकते हैं, चाहे जैसा भी हो, और हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं कोट कर सकते हैं। कि महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण का जो रिप्लाई देना था आपको, ये तो आपने अनादर कर दिया है महामहिम राष्ट्रपति का, जो एक शेड्यूल ट्राइब से हैं।
आपने उस पद की गरिमा को गिराया है और आप में तो अब नैतिक साहस बचा नहीं। नरवाने की किताब और इंडो अमेरिकन डील, जहां आपने किसानों के हित को बेच दिया है। और कोई प्रधानमंत्री इस तरह मैदान छोड़ के भागा नहीं है मोदी जी, जैसे आप भाग खड़े हुए। बहरहाल अब सदन में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जो भी हों, लेकिन राजनीतिक दावों और आरोपों से इतर सवाल यही है कि क्या संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में क्या परिंदा भी पर मार सकता है। सवाल ये भी है कि क्या वाकई प्रधानमंत्री के साथ ऐसा कुछ हो सकता था जिसको लेकर लोकसभा स्पीकर और सत्ता पक्ष की ओर से आशंका व्यक्त की गई, या फिर ये केवल लोकसभा स्पीकर का एक जुमला है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखिए, इस पूरे विषय को ऐसे समझना पड़ेगा। एक तो धन्यवाद प्रस्ताव बिना अभिभाषण के हो गया, उसको लेकर बहुत सारी चीजें हुई। कल ना बोल सके, आज तो बोले, अपनी बात उन्होंने रखी। लेकिन क्या राहुल गांधी जो बोलना चाहते हुए वो बोल पाए सदन में? नहीं। इसको लेके बहुत सारी बातें हुई। वो भी अपनी बात जब वहां नहीं बोल पाए तो मीडिया के सामने बाहर आके बोला। सवाल इस बात का है कि कल की तमाम घटनाओं को लेकर और पीएम मोदी का वहां ना आना और ये कह देना कि जो विपक्ष की महिला सांसद हैं, कहीं ना कहीं उनकी वजह से या वहां पर विपक्ष का जो रवैया था उसकी वजह से उनकी सिक्योरिटी पर बात थी, यानी सुरक्षा पर बात थी, ये कहां तक थोड़ा सा लॉजिक वाला लगता है? पहला तो एक सवाल है। दूसरी चीज ये भी है कि जितने मुद्दों को रखा गया, अबोध बालक भी कह दिया गया, उसके बाद उनकी बात भी नहीं आई। तीसरी चीज, मोदी जी को सुनना चाहता था विपक्ष और सभी लोग कि वो ट्रेड डील पर या किताबों के जो किस्से चल रहे हैं सदन में उस पर कुछ बात होगी, वो भी नहीं आया। तो 2-3 बातें ऐसी हो गई हैं जो इकट्ठा होकर आई हैं और इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर इन सब के मायने क्या और असल में जो कुछ भी हो रहा था वो क्या दिखाना चाहता है। क्या लोकसभा राज्यसभा का सदन इसलिए ही था? क्या मुद्दों पर प्रॉपर बात नहीं हो सकती थी? क्या जो पूछा जा रहा था उसका जवाब नहीं आ सकता था? या यदि वो नहीं भी था देने लायक जवाब, तो जो भी बात जानना चाहते थे प्राइम मिनिस्टर से, क्या उस पर बात नहीं हुई? तो बहुत सारी बातें, पीएम मोदी ने भी बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के लोगों का अपमान हुआ, आदिवासियों का अपमान हुआ, तो ये सारी बातें भी आई। तो क्यों ये सारी बातें आई हैं, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे महेश वर्मा। महेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे रविंद्र प्रताप सिंह। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे रमाकांत पटेल। रमाकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं जकिया खान। जकिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शिवानंद जी पहले आपसे करूंगी आज, और आपसे इस चर्चा की शुरुआत इसलिए भी करना है सर, देखिए पीएम मोदी कल नहीं हुआ, आज सारी बातें हुई, जो कुछ भी था, लेकिन सर एक बात तो है, ये अबोध बालक की जो संज्ञा दी गई और बाकी लोगों की तरफ से, लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि जो अपमान विपक्ष की तरफ से हुआ, जिस तरह की आप लोगों ने चीजें करी हैं सदन के अंदर, आपके सांसदों ने, वो कोई बहुत अच्छा रवैया नहीं था। तो लोगों का अपमान करने वालों को तो संविधान की बात करना नहीं चाहिए। एक तो ये बात हो गई, और इसीलिए कहा गया कि जिस तरह का व्यवहार राहुल गांधी कर रहे थे एक अबोध जैसे, और अबोध का मतलब आप समझते होंगे सर, बताने की जरूरत नहीं है। गुड इवनिंग राखी जी और पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी चंपनी से छाती लेके जा रही है। मनोज नरवणे ने, मैंने कल भी डिबेट में राखी जी आपको बोला, राहुल गांधी जी को 10 बुक महीने ही दिया जाके, और मैं इतना ही दम है नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह और जयशंकर जी, अरे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स आपके पास है, पुलिस आपके पास है, मेरे ऊपर एफआईआर करो। चलो, मैंने खुद, मनोज नरवणे मेरे घर से 1 मिनट दूरी पे उसका बंगला है, उन्होंने उसका नाम लिख के सिग्नेचर करके बुक मेरे को दी है, मेरे पास है। और अगर इतना ही है, अरे 2.5 घंटा क्यों, देश सर्वोपरि है, क्यों ऐसा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी पागल हुआ है। उन्होंने जो सेक्स रैकेट जो अमेरिका से जो आए, तब से नरेंद्र मोदी पागल हो गए हैं, बर्बाद कर दिया पूरा देश। 4000 किलोमीटर इन्होंने चाइना को जमीन दे दिया, सिग्नेचर करके दिया। उधर भी सुब्रमण्यम स्वामी डेली क्या बोलते हैं, मोदी
मोदी साहब के बारे में। आप ही देखो, चाइना जाके IIC करने जाता है, वो वीडियो चाइना के पास है। नरेंद्र मोदी जाके डायरेक्टली सिग्नेचर करके आ गया। उन्होंने देश सर्वोपरि है। 26 माता भगिनी को देखिए। हाँ, LG ने, मनोज सिन्हा बोला हमारे से चूक हुआ। नरेंद्र मोदी जी का जिम्मेदारी क्या है? इन्होंने माफी वीर सावरकर, नथुराम गोडसे की औलाद जैसे काम मोदी साहब कर रहे हैं। मेरे भी प्राइम मिनिस्टर 140 करोड़ जनता का है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी 1 मिनट भी कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं है। नहीं, ये आदमी पागल है क्या? ये प्रधानमंत्री के बारे में चैनल पे ऐसे कैसे बोल सकता है? सेक्स रैकेट रोकने के लिए ये बकवासगिरी, ये नहीं, क्या मतलब बनता है इस तरह का ये पागलपंती, ये विकृत मानसिकता का व्यक्ति इस तरह का बोल रहा है। सेक्स स्कैंडल में ये क्या मतलब? ये चैनल इसी के लिए है? मोदी जी का पूरा महेश जी चैनल पे मत आइए, व्यक्तिगत मत है उनका, सुनिए का मादा रखिए। चैनल ने नहीं बोला है शिवानंद जी को कि आप यहाँ बैठ के मोदी जी के लिए कुछ भी कहेंगे। नहीं तो रोकिए और टोकिए का अधिकार है। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने क्या बोला? क्या मतलब बनता है? तो उन्होंने बोला क्या पहले ये बताइए। चैनल पे मत आइए सर। नहीं, सेक्स वीडियो है प्रधानमंत्री का। दूसरी बात, ये प्रसारित किया जाएगा। वो सबूत देंगे ना उसका, नहीं देंगे तो बीजेपी उन पे केस लगाएगी। चैनल ने तो नहीं कहा कि इस तरह की बातों का उपयोग करे वो। नहीं, दिखाइए ना, कम से कम दिखाइए, बोलिए ना, पूछिए ना। आपके पास मत होना चाहिए पूछने की है, और आपको देंगे। आप रुकिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, बात तो पूरी करने दीजिए महेश जी। आपके बाप का लोग नौकर, घटिया आदमी, ऐसे ये गंदे आदमी को, शिवानंद जी, इस विकृत मानसिकता के व्यक्ति को इसका क्या मतलब बनता है इस तरह से बात करने का देश के प्रधानमंत्री के बारे में? नरेंद्र मोदी पागल है, पागल हुआ है नरेंद्र मोदी। क्यों नहीं? शिवानंद जी, देश की जिम्मेदारी क्या है? पहले मुझे ये घटिया आदमी, क्यों नहीं दिया? तेरा बाप पागल होगा। हाँ, तेरा बाप पागल है। आप लोग व्यक्तिगत मत होइए सर। ये क्या मतलब? एक मिनट रुकिए, 1 मिनट। अब ये चर्चा धीरे, 1 मिनट रुकिए। शिवानंद जी पहले सुनिएगा, पहले सुनिए। ध्यान में रखना, मेरे नाक पे मत लग। शिवानंद जी, मैंने 2 बातें कल भी कही थी और मैं आज भी कह रही हूँ। तेरे खिलाफ आज ही FIR करूंगा। कह रहे हैं, आपने कहा 10 किताबें आपने राहुल गांधी को करी। इसी चैनल का ये क्लिपिंग लेके तू गाली पहले बात सुनिए, तो अब आप लोग सुनेंगे नहीं। मैं FIR करूंगा तेरे खिलाफ। तेरी सारा पागलपंती आज निकालूंगा मैं, चिंता मत कर। जूते से मारूंगा, समझे क्या? औकात है क्या तुम्हारा? हाँ, नेशनल चैनल पे कुछ भी बकवास करते हो। तुम्हारे टाइम पे तुम बकवास करो ना। तुम मेरे बाप को जाते हो? तू कहाँ रहते? तेरा बाप होगा जिसका सेक्स वीडियो होगा, तेरा होगा। 1 मिनट, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोग व्यक्तिगत क्यों लड़ रहे हैं सर? 1 मिनट रुकिए ना। क्यों नहीं लड़ रहे हैं? अपने समय पे बोलिए महेश जी, 1 मिनट रुकिए। जब सुनेंगे नहीं तो सर चर्चा कैसे आगे बढ़ेगी? 1 सेकंड रुकिए। शिवानंद जी, अपमान करते हो। शिवानंद जी, मेरी बात सुनिए पहले। जल पे बैठ के मेरे आप जो भी शिवानंद जी, उनको आपत्ति इस बात की है कि आप जो कुछ भी आरोप लगा रहे हैं उसके सबूत हैं क्या? जो कुछ भी आरोप लगा रहे हैं उसके सबूत हैं क्या? और नहीं है तो भाई भारतीय जनता पार्टी उन पर केस लगाए प्लीज। बात खत्म हो गई। लगाइए। वो कह रहे हैं आप प्राइम मिनिस्टर के सेक्स स्कैंडल की बात मत करिए, आपके पास सबूत है तो दे दीजिए। नरेंद्र मोदी जी, हाँ है मेरे पास सबूत है। उसको बोलो नोटिस भेजो मेरे को, मैं आंसर दूंगा। ठीक है, बात खत्म हो गई। चलिए, मुझे नहीं करना है डिबेट इस तरह से मैडम, सॉरी। क्यों महेश जी, क्या हो गया? राखी जी नहीं, राखी जी उसको माफी मांगने बोलो। साले उन्होंने मेरे को क्या क्या बोला है? राखी जी उसको माफी मांगने बोलो। ये गलत है, चर्चा ही नहीं करना चाहते, उनको इतना बुरा लग गया, अकेले उनके प्राइम मिनिस्टर है। राखी जी आप एक महिला हो, मेरी बहन समान हो। इधर भी दूसरी महिला भी बैठे हैं, किस तरह से भाषा का सही नहीं था उसका। अरे इतना दम है, तुम डरे हो क्यों? नरेंद्र मोदी 11 साल जब से आए, हिंदू मुस्लिम करना, गोर गरीब दलित पिछड़ा आदिवासी को तकलीफ देना, बस इसके नीचे चूल्हे ढूंढना, भारत पाकिस्तान करना। अरे कितना आप लोगों ने हरियाणा पंजाब का किसान को दिल्ली आने नहीं दिया। तुम लोग आरडीएक्स 3000 ग्राम आरडीएक्स कैसा आ गया लाल किला पे? शर्म आना चाहिए। ऐसे शिवानंद जी, एक गंभीर आरोप है। शिवानंद जी, मुझे वो एप्स्टीन और बाकी चीजों पर नहीं जाना, वो बीजेपी को लग रहा था, आपने कह दिया। आप जानिए, भारतीय जनता पार्टी जानिए। मुझे तो ये बताइए, चर्चा का जो मुख्य सवाल मेरा कि विपक्ष पर एक बड़े आरोप है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पर हमला की साजिश थी और इस तरह की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं कि क्या वाकई उनकी सुरक्षा में सेंध लग सकती है सदन के अंदर? ये गंभीर आरोप आप लोगों के सांसद पे, वो भी महिलाओं पर। राखी जी, आदरणीय जो 8 महिला जी थे, उसमें वर्षा गायकवाड़ एक दलित महिला है, आदिवासी है, और ये कोई आतंकवादी पाकिस्तान से नहीं आए।
चुन के आए हुए महिला है। अरे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी डर के कल नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और जयशंकर भाग गए। हम गए तो कहाँ जाना है? ओम बिरला देखो आप राखी जी, ओम बिरला का जो चेहरा है अपोजिशन के तरफ देखते समय बौखला जाता है और अगर नरेंद्र मोदी के साइड है ना, स्माइल करता है। ये क्या उचित नहीं है। ये न्याय जस्टिस होना चाहिए। पहला हम लॉयर चेंज करते थे, अभी ये लोग जज चेंज कर रही है। ये अच्छी बात नहीं है। देखिए देश सर्वोपरि है। आज सिक्योरिटी के इश्यू बहुत बड़े मुद्दे में महिला एक्शन लेते बोलते नरेंद्र मोदी जी, उनकी ही सांसद कंगना रनौत जी को जेट सिक्योरिटी दिया। नरेंद्र मोदी जी को इतना डर है, इतना, वो भी अपने माता बहनों को, रेणुका चौधरी को भी अपमान किया। इसके पहले आंध्र प्रदेश की रेणुका चौधरी मेरी बहन समान है, उनको भी नरेंद्र मोदी जी ने अपमान किया। हाँ, इनको माता बहनों को कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी हमेशा अपमान करते हैं और लोगों को देखिए 8 सांसद, देखिए नरेंद्र मोदी जी का 300 लोग थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 300 तो थे। हाँ, 8 महिला क्या कर सकते हैं राकेश जी? कितना हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी, कुछ भी नहीं है। प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? न्याय मांगेंगे। आप लोग बैठ के कुछ भी करेंगे कल, गलत है ना राकेश जी? ठीक है शिवानंद जी, मैं वापस आऊंगी। देखिए राकेश जी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, ये 3 बंदर लेके बैठे। ज्ञानेश कुमार गुप्ता, डॉक्टर जोशी, संधू, ये लोग सुप्रीम कोर्ट को भी ये लोग जज चेंज कर रही है। ठीक है शिवानंद जी, मैं वापस आऊंगी। ठीक है, हम बाकी लोगों के बाद में जाएंगे। अभी हम लोकसभा राज्यसभा अभिभाषण हम इस पर सीमित रहे। जो प्रतिक्रियाएं आई, जो सुरक्षा की बात, राकेश जी प्लीज हम इसी पर रहे। 5 मिनट, नहीं 5 सेकंड दीजिए राकेश जी। वो बीजेपी का जो था ना अभी, वो उसको माफी मांगने बोले नेशनल चैनल पे, नहीं तो मैं ऐसा, वो चर्चा छोड़ के चले गए शिवानंद जी। वो कह रहे हैं मुझे ऐसी चर्चा में बैठना ही नहीं है। उनको अच्छा नहीं लगा आपने मोदी जी के लिए इतना कुछ कह दिया। वो अकेले उनके प्राइम मिनिस्टर होंगे इसलिए चले गए। सर मेरे पास तो इतना ही शब्द है। राकेश जी मेरे पास मेरे भी प्राइम मिनिस्टर है, वो थोड़ी बीजेपी का है, लेकिन गलत है तो गलत है। पर उनको ज्यादा बुरा लगा, उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा ऐसी चर्चा। तो क्या करूं मैं? उन्हें पकड़ कर तो नहीं लाऊंगी ना सर। ठीक है राकेश, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं आपका, थैंक यू। और दूसरी बात देखिए, वो कोई प्रवक्ता नहीं है, उसका पूरा कुंडली मेरे पास है। ठीक है, कोई बात नहीं सर, आप लोग व्यक्तिगत बाद में देख लीजिएगा डिबेट के बाद। ठीक है सर, प्लीज बाकी लोग बोलेंगे। रविंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? क्लियर आ रही है मैम आपकी आवाज। रविंद्र जी, जो कोई भी घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई। एक तरफ ये बात हो गई कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी की बात हो गई। दूसरी बात, मैं पिछले 2 दिन का ओवरऑल सारी घटनाओं को ले रही हूं क्योंकि बात ऐसी आ ही गई। उनका अभिभाषण नहीं हुआ। एक बात ये भी हो गई कि राहुल गांधी को नहीं बोलने देंगे तो हम मोदी जी को नहीं बोलने देंगे। तो ये जो चीजें हो गई, फिर सिक्योरिटी की बात आ गई। सिक्योरिटी के साथ साथ अब जो संबोधन आया उसमें जो सुनना चाहते थे उसको छोड़ के और कुछ भी हो गया। नरवणे जी की किताब तो थी ही एक, मुख्य रूप से बवाल ही शुरू वहां से हुआ था। ओवरऑल जो कुछ भी हुआ, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप यही है कि उन्होंने इनका अपमान किया, इन्होंने उनका अपमान किया। और मोदी जी ने भी आज चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, और कांग्रेस को तो बहुत कुछ कह ही दिया। तो सबको उन्होंने निशाना साधा है कि आप सब लोग जो हैं सिर्फ बेतुकी बातें करते। राकेश जी, जितनी बातें आपने कही हैं, अगर उसको देखा जाए और वर्तमान बजट सत्र को लिया जाए, भारतीय लोकतंत्र के संसदीय इतिहास में एक काला दिन है। कारण बताता हूं मैं। सबसे पहले तो नेता सदन बोले नहीं। आज तक ऐसी कोई परंपरा ही नहीं थी कि बजट सत्र में नेता सदन नहीं बोलेंगे, बोले ही नहीं। हो सकता है वो अमेरिका के दबाव में रहे। दूसरा, नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। यह भी परंपरा नहीं थी कि बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा। वो अभी एक राष्ट्रवादी स्टेटमेंट दे रहे थे चीन के ऊपर कि चीन ने हमारे साथ क्या किया हुआ, इसलिए उनको बोलने नहीं दिया गया। तीसरा, जो सबसे बड़ा घटना घटित हुई, 8 सांसदों का निलंबन कर दिया गया। इससे पहले आप देखिएगा हर सत्र में निलंबन होता है। ये तो 150 का भी निलंबन कर चुके हैं पिछले साल शीतकालीन सत्र में, लेकिन बजट सत्र के दौरान कभी भी सांसदों का निलंबन नहीं हुआ। ये घटना भी घटित हो गई। अब लोकसभा के स्पीकर इतने दिव्य ज्ञानी व्यक्ति हैं, वो कहते हैं कि उनके पास ये इंफॉर्मेशन थी कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला हो सकता है। तो मुझे लगता है ये सदन के अंदर की कार्रवाई है, कुछ तो हो तो नहीं सकता इस पे, लेकिन इस इंफॉर्मेशन के बाद में अगर उन्होंने प्रधानमंत्री जी को सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई तो वो अपराधी हैं।
इस देश के प्रति उन्होंने अपराध किया हुआ है। और फिर अगर आप पार्लियामेंट्री सुरक्षा की व्यवस्था देख लीजिएगा, तो पार्लियामेंट्री सुरक्षा की जो व्यवस्था है, जो एसपीजी प्रोटेक्शन में रहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, वह संसद के द्वार पे खड़ी रहती है, लॉबी में खड़ी रहती है, गलियारों में खड़ी रहती है। किस प्रकार की असुरक्षा थी और किस प्रकार की असुरक्षा का उनको संबोधन था। अब सदन में घुसने के लिए क्या करना पड़ता है? 3 लेयर की सुरक्षा होती है। सबसे बाहर दिल्ली पुलिस की होती है, अंदर पार्लियामेंट्री ग्रुप ड्यूटी करता है, और सदन के अंदर में सदन के संसदीय सुरक्षा अधिकारी ड्यूटी करते हैं। इतनी सुरक्षा के अंदर भी एक व्यक्ति जो एक अकेला सब पे भारी हो, उसके ऊपर संकट आया हुआ था, तो ये चीज उन्होंने प्रधानमंत्री को सुरक्षा क्यों नहीं प्रोवाइड किया? क्योंकि ये उनका विशेषाधिकार है कि प्रधानमंत्री को सीट पे बैठ के भी सुरक्षा दे सकते हैं, वो अंदर बुला सकते हैं एसपीजी वालों को। अगर ये नहीं किया है उन्होंने, तो उन्होंने एक अपराध किया है भारतीय लोकतंत्र के साथ। सबसे पहली बात ये हो गई। अब दूसरी बात आ गई कि हमारे जो विपक्ष के नेता सदन को नहीं बोलने दिया गया है, तो नेता सदन को ना बोलने देने का जो एक कारण जो क्लियर नजर आता है कि वो चीन की स्थितियों पे बोलना चाहते थे। हम चीन पे लगातार सरेंडर करते चले आ रहे हैं, और अभी अभी हम लोगों ने अमेरिका में सरेंडर किया था। तो 4 मुद्दे इस समय बहुत काफी थे अमेरिका से। एक तो एप्स्टीन फाइल का जो आ रहा था, दूसरा अडानी की गिरफ्तारी का आ रहा था, तीसरा पेट्रो डॉलर का जो दबाव आ रहा था हमारे ऊपर, चौथा विदेशी कर्ज का था। इन सब से भागना चाहते थे हमारे प्रधानमंत्री जी। इस सब का जवाब दे नहीं सकते थे। और कोई भी अगर पूछ लिया होता कि क्या कोई भी ट्रेड डील, जो सबसे विशिष्ट था, क्या कोई भी ट्रेड डील जो होती है वो ट्विटर पे होती है क्या? रात में किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कहते भाई हमारी तो ट्रेड डील हो गई है, हम तो 18% पे ट्रेड करेंगे, लेकिन आप 0% पे करिएगा। तो पूरे विश्व के इतिहास में 0% पे ट्रेड कहीं भी नहीं हुआ है। और फिर लिख के भेजता है उस देश का हेड, अब तो साफ ही बता दे, ट्रंप लिख के भेजता है कि नहीं साहब, हम तो 500 अरब डॉलर का ट्रेड आपसे करेंगे। 500 अरब डॉलर का 0% पे ट्रेड अगर हम करते हैं, तो भारत का हर व्यक्ति, हम जितने सब लोग बैठे कटोरा लेके घूमेंगे। पहले से ही हमारे सबके ऊपर 4.5 लाख रुपए का उधार है, इतना विदेशी कर्ज लिया हुआ है। अगर हम 500 करोड़ ले, अब इस 500 करोड़ में 774 करोड़ ही तो कुल हम आयात करते हैं। 774 करोड़ हम आयात करते हैं, उसमें से 500 करोड़ हम अमेरिका से आयात करेंगे। अमेरिका के पास इतनी चीजें ही नहीं है कि 500 करोड़ हमको दे पाए। अगर हथियार और हवाई जहाज छोड़ दिए जाए तो, एविएशन एंड द आर्सेनल्स, इनको छोड़ दिया जाए तो अमेरिका के पास कुछ है ही नहीं। अमेरिका तो हमसे लेता है, जापान से लेता है, चीन से लेता है। तो ये ऐसे बातों का वो जवाब नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने सदन में, मतलब लोकसभा में कोई भाषण नहीं दिया। और जब राज्यसभा में जाके भाषण दिया तो देश के हित में एक शब्द नहीं बोले, पार्टियों के खिलाफ बोले। पार्टियों के खिलाफ उन्होंने दुष्प्रचार किया, प्रोपेगेंडा किया, लेकिन देश के पक्ष में जो भी बजट आया, बजट पे एक शब्द नहीं बोल पाए कि इस बजट से आम जनता का क्या फायदा होगा, किसानों की आय कैसे दुगनी होगी, रोजगार कैसे बढ़ेगा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी, कृषि क्षेत्र का कैसे विकास होगा, नहीं बोल पाए। किसी कृषि क्षेत्र को तो उन्होंने पूरा का पूरा गिरवी रख दिया अमेरिका के आगे। तो इस चीज पे भी उन्होंने राज्यसभा में नहीं बोला। तो अपनी असफलताओं को वो प्रोपोगंडा से ढकना चाहते हैं। उस प्रोपोगंडा का माध्यम कौन बना? जिसका अभी आपने शुरू में बाइट्स दिखाई है, वो प्रोपोगंडा के सारे मंत्री माध्यम बने, और लोकसभा का स्पीकर प्रोपोगंडा का माध्यम बने, जो इस देश के लिए काला दिवस है, और समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है। ठीक है, वापस आऊंगी। रमाकांत जी, कैसे देखते हैं उनका मोदी जी का पहले ना आना, फिर आना तो राज्यसभा में बोलना? मुझे लगता है बार बार मुझे चीज़ों को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो अच्छा मैसेज नहीं गया, और इस तरह से चीज़ें होती नहीं हैं। बात एक पक्ष की नहीं है कि सिर्फ सत्ता पक्ष की तरफ से हो गया, बात विपक्ष की भी है। दोनों समझदार हैं, सांसद छोटे से बच्चे नहीं होते। क्या हो रहा है, क्या बात हो रही है? राहुल गांधी जिसका जिक्र कर रहे थे उसका जवाब भी आ सकता था, वो भी नहीं आया। जब हुआ तब भी नहीं आया। ये विवाद और ये बात लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसने एक अच्छा संदेश तो नहीं दिया है।
जी बिल्कुल राखी जी, लोकसभा में जो हुआ और जिस प्रकार से स्पीकर साहब का ये कहना कि मोदी जी के ऊपर हमला की साजिश थी, ये बड़ी गंभीर बात है। गंभीर बात इसलिए भी है कि क्या संसद इतनी असुरक्षित हो गई है? 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री के ऊपर हमला हो जाए वहाँ पर, तो ये तो ठीक नहीं है। दूसरा ये कि क्या प्रधानमंत्री का नाम लेकर के स्पीकर साहब देश का ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं असली मुद्दे से? असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा तो ये है कि आज देश की जो हालत है, अमेरिका ने कैसे मोदी जी को नतमस्तक कर रखा है कि देश के किसानों का भविष्य पूरा चौपट कर दिया। इन्होंने कुएं में ढकेलने का काम कर दिया देश के किसानों को। देश के किसान अपना उत्पादन की हुई फसल उनको अच्छा दाम नहीं मिलेगा। अमेरिका से जो कुछ भी यहाँ पर आएगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अमेरिका का माल सस्ते में यहाँ पर बिकेगा और हमारे यहाँ का किसान ताकता रह जाएगा, मुंह देखता रह जाएगा। तो वैसे ही किसान यहाँ पर आत्महत्या कर रहे थे, अब और आत्महत्या करेंगे। पता नहीं क्या होने वाला है। क्या देश के किसानों की ज़मीनें छीनने का कोई प्लान है अमेरिका के सामने इस प्रकार से करने का? दूसरा, जैसे रूस से सस्ता तेल आ रहा था और सस्ता तेल अब अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा, महंगा तेल आप खरीदोगे 8 से $10 प्रति बैरल अमेरिका के दबाव में, अमेरिका से या उसके बताए हुए जगह से, तो ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सारे असली मुद्दों से, और मैं तो प्रधानमंत्री जी का सुन रहा था कैसे आम आदमी पार्टी को कोस रहे थे, जेल जाने की बात कर रहे थे, कैसे कह रहे थे कि शराब घोटाला। तो इतने बड़े पद में, देश के सर्वोच्च पद में, संवैधानिक पद में बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस प्रकार की बातें करे, ऐसे घोटाले की बात करे जिसमें एक चवन्नी बरामद नहीं कर पाए, प्रधानमंत्री जी से लेकर के उनके तमाम नेता और उनकी तमाम एजेंसियां, तमाम लोग लगे थे, लेकिन एक चवन्नी बरामद नहीं कर पाए और कहते हैं कि ये इनका ये घोटाला था, इनका ऐसा था, उनका वैसा था। ये बताता है कि इनको कितनी दहशत है केजरीवाल जी से, इनको कितनी दहशत है आम आदमी पार्टी से। ये दिखाता है प्रधानमंत्री जी का बयान कि संजय सिंह जी का चेहरा देखते ही साथ इनके पसीने छूट जाते हैं। ये सोचते हैं यहाँ से भाग जाएं, ज़्यादा अच्छा है। तो मेरे को लगता है ना कि इतने कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं देश के, ये बड़ा दुर्भाग्य है देश का। पता नहीं देश का भविष्य किस ओर लेके जा रहे हैं, कितना और कर्ज में ढकेलेंगे देश को, कब तक और लूट लूट के इस देश को निचोड़ करके अंबानी और अडानी को मालामाल करने का काम करेंगे। कैसे आम आदमी के खून पसीने की कमाई 2 व्यापारियों के जो है तिजोरी में जाएगी। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सारे सवालों से बच जाते हैं और कोई बखेड़ा, कोई मुद्दा ले आते हैं। और मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कांग्रेस पार्टी पे भी, क्यों असली मुद्दों पे गंभीरता के साथ प्रधानमंत्री को या भारतीय जनता पार्टी को जो है आईना नहीं दिखाते हैं, क्यों? ये बड़ी गंभीरता वाली बात है। लेकिन कभी कभी मुझे ये लगता है कि जैसे देश के तमाम जगहों पे या मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के नेता मिल करके बालू का धंधा, दारू का धंधा, सड़क पुल पुलिया का धंधा एक साथ करते हैं, वैसे केंद्र में भी क्या भाजपा और कांग्रेस की मिली भगत चल रही है? इंटरनल गठबंधन चल रहा है क्या कि एक विपक्ष में रहे, दूसरा सत्ता में रहे, एक दूसरे को कोसते रहो, जनता को लूटते रहो? मेरे को तो यही लग रहा है कि इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग है इनकी और देश के लोगों को सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए मजबूर कर दिया गया है। ठीक है रमाकांत जी। एहतेशाम जी, मुझे सुन पा रहे हैं? एहतेशाम जी? जी राखी जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। आपकी भी सर पहले तो प्रतिक्रिया पूरे ओवरऑल घटनाक्रम पे, पिछले 2 दिन से लगातार जो चीजें हो रही हैं। एक किताब से ये किस्सा शुरू हुआ, फिर दूसरी किताब आ गई, फिर प्राइम मिनिस्टर की बात आई, तो आज पलटवार में नेहरू जी से लेके तमाम दूसरे प्राइम मिनिस्टर्स पे कि कांग्रेस के समय को तो सिर्फ लाल किले से सुनिए। तो ये आरोप प्रत्यारोप के बीच में जो असल चर्चा होनी थी, जो मुद्दा था, वो सब छोड़ के बाकी सब कुछ हुआ। देखिए राखी जी, सबसे पहले नमस्कार, जितने पैनलिस्ट सभी को मेरी ओर से नमस्कार। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो पक्षी पार्टियां, हमारे मोदी जी जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, उनके
उनके पास किसी तरह का कोई जवाब नहीं है। विपक्षी पार्टियां जब सवाल करती है सदन में तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। इस वजह कर हमें विपक्षी पार्टियां घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक नया, ये भी इसको समझ लिए जुमला कहिए तो कम होगा। आज देखिए इतनी बड़ी सदन में जहां सारे एमपी बैठे हुए हैं तो सभी की सुरक्षा, यहाँ सडनली प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा की बात क्यों आती है? तो ये माइंड को, हमारे जो स्पीकर ओम बिरला जी है, माइंड को डाइवर्ट करने का, देखिए भारतीय जनता पार्टी का बहुत समझ लिया स्ट्रेटेजिक इस हिसाब के है कि जब सवाल में गिरने वाले रहते हैं या फिर उनको सवाल का जवाब उनके पास नहीं रहता है तो ये माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सुरक्षा का सवाल है, सुरक्षा सही नहीं है। तो ये ओम बिरला जी सदन में बोल रहे हैं तो ये कहीं न कहीं समझ लिए इस तरह की बात नहीं है। ये सिर्फ जनता, ताकि जनता में एक अलग से फिर एक तरह का हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को समझ लिए एक और माइलेज मिले। और देखिए ये सिर्फ एक बहाना है, ये एक जुमला है, इस तरह की नहीं होती है। पक्ष और विपक्ष जो भी अगर समझ लिए सदन में बात करती है तो उसको ध्यान पूर्वक समझ लिए लेते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये जो है ये इस तरह की जो राजनीति 2014 के बाद हमारे जितने भी मित्र बोल रहे थे कि देश की वाकई में हम रशिया से खरीद रहे हैं जब क्रूड ऑयल, तो हमें फिर यहाँ से अमेरिका से फोन आ जाता है कि हमें लेना होगा और इस हिसाब से लेना होगा। तो ये कहीं न कहीं देश के लिए जो बहुत ही समझिए हानिकारक होते जा रहा है। आने वाली परिस्थिति क्या होगा ये भगवान जानता है। भारतीय जनता पार्टी के हाथों में समझ लिए सत्ता जो है सुरक्षित नहीं है। देश के तमाम गरीब जनता, आज देखिए 2 दिन पहले जो बजट हुआ, हम लोगों ने आशा लगा के बैठे हुए थे कि हम नौजवानों के लिए, जो किसान के लिए, जो गरीब के लिए कुछ अपेक्षा हम लोग करके बैठे हुए थे कि शायद कोई हम लोगों को उपहार मिले, लेकिन किसी तरह का उपहार नहीं। आज देखिए आज देश की क्या परिस्थिति है। आज हम अपनी बच्चियों की शादी ब्याह के मौके पर 2 भर, 3 भर, 5 भर, 10 भर जेवर देते हैं, लेकिन कहाँ आज पिछले साल में 50 से 70 हजार रुपया था, आज देखिए 1,40,000, 46,000, 1.5 लाख के पार है। तो ये देश समझ लिए कि इतनी बड़ी समझ लिए कि संकट में गुजर रही है कि मैं बता नहीं सकता हूं। हम सब लोगों को इस पर समझ लिए संज्ञान लेना चाहिए और एक होकर करके, इसलिए मुल्क की बात है, देश की बात है। गरीबी रेखा आज 80 करोड़ लोग, बहुत फख्र से हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम देश के 80 करोड़ लोगों को 5 केजी अनाज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये 5 केजी अनाज में किसका घर चलेगा? तो ये देखिए क्या परिस्थिति देश के समझ लिए हमारी गरीबी रेखा से 80% से लोग ज्यादा जी रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं राखी जी देश की हालात बहुत बद से बदतर है। और सुरक्षा का जो मामला अभी जो आया है तो ये माइंड को डाइवर्ट करने की ये एक लंबी षड्यंत्र है, ताकि हमसे किसी तरह का अभी जो भी किस्म का सवाल अभी राहुल गांधी जब पूछे तो उनके पास में जवाब नहीं है। तो सुरक्षा का एक नया मुद्दा, सुरक्षा का एक नया इशू लेकर करके ओम बिरला जी ने वहां पर लोगों के बीच में, सदन के बीच में रखा। और हम समझते हैं कि देश की हालात बेहतर नहीं है, कुछ सभी लोगों को सोचना चाहिए। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। जकिया जी मुझे सुन पा रही हैं? हाँ राखी, आवाज आ रही है मैम। सभी लोगों ने एक बात कही है, जहां से ये किस्सा शुरू हुआ, अमूमन सबका, विपक्ष का अभी भी एक मत एक राय यही है कि जो मूल मुद्दा था, जिस पर जवाब देना चाहिए था, उस पर जवाब नहीं आया और जवाब नहीं आना था, इसी वजह से लोकसभा में कल वो नहीं आए। और एक इस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि उनकी सिक्योरिटी की बात थी। ये सभी लोग अभी भी वही बात कर रहे हैं। आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, कैसे इस विषय को देखती हैं? क्या वाकई मोदी जी इस वजह से नहीं आए जो बातें कही जा रही हैं, या कोई और बात भी हो सकती है? क्योंकि कल ना सही आज तो राज्यसभा में बात हुई, लेकिन बस उन्हीं दोनों मुद्दों को छोड़ के सब पे हुई। कैसे देखती है इस विषय को? देखो राखी, अगर मेरे पास कोई चीज की जवाब नहीं होगी तो वही होगा जो कि अभी महेश जी ने किया, सरेंडर करके हट जाना, छोड़ के निकल जाना, ठीक है ना। तो जवाब नहीं है, एक्चुअली बहुत सारी गड़बड़ियां की हैं। और अभी मैं आपको आज आपके चैनल पे बोल रही हूँ, कुछ महीनों बाद आप ये भी बात सुनिएगा,
आप देखिए कि अभी तक हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें सिर्फ चाइना की बात कर रहे हैं और कुछ बांग्लादेश की तरफ से जो हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन हम भूल गए कि हमने खुद अपने हाथों से इजराइल की गवर्नमेंट की उन सोल्जर्स को जो एक्टिवली फाइट करती हैं उनको अपने पास लाके बैठा दिया है हिमाचल में, ठीक है, और बहुत अच्छी सिक्योरिटी देके बैठाया है और बजाब्ते शीट डील जो की गई है एग्रीकल्चर, अगेन एग्रीकल्चर, देखो एग्रीकल्चर इज रिलेटेड विद लैंड एंड लैंड इज रिलेटेड विद द रिसोर्स। तो यहाँ पे सारा जो घूम फिर के एग्रीकल्चर के पास बात आती है ना, उसका रीजन सिर्फ है लैंड रिसोर्स। तो ऑक्युपाइड करना किसको है? ऑक्युपाई करना है लैंड रिसोर्स को करना है, आपके फार्मिंग से उन्हें कोई मतलब नहीं है। और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं चल रहा, ये बहुत सारे देश में चल रहा है। और ये देश में चलने का रीजन ही है कि इट इज फोकस्ड बाय द सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, जो कि सीक्रेट सोसाइटी के जरिए, यानी एक तरह से फिर वही ज्यूइश एंड इजरायली गवर्नमेंट के जरिए होता है। आपको मैं याद दिलाऊं कि पेगासस हमारे यहाँ हो चुका है, ठीक है। तो जहां पे ये फाइल्स की बात हो रही है, ये बुक की बात हो रही है, तो क्या लगता है कि आपको ये पेगासस के बाहर आएगी? ये ऑलरेडी है उनके पास सारा डेटा, और बहुत सारा ऐसा भी डेटा है जो हमारे नॉलेज में अभी शायद नहीं भी आया है। तो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में तो हमारी गवर्नमेंट बहुत पहले ही जा चुकी है, और सिर्फ अपने को नहीं ले गई है, हमारे हर एक जो भी, मतलब क्योंकि वो जो डील हुई थी, जो सारा यहाँ पेगासस का सिस्टम अप्लाइड हुआ था, वो सिर्फ हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ नहीं हुआ था, बल्कि अपोजिशन प्लस और भी सारे लोगों को इन्वॉल्वमेंट करके हुआ था। तो आज नहीं कल बहुत सारी चीजें ऐसी होनी वाली हैं जो हमारे को बहुत ही कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में ले जा रही है और ले जा सकती है और ज्यादा। अब बात रही कि हम इस सारी चीजों से निकलेंगे कैसे, क्योंकि अगर हम डेमोक्रेटिक तरीके से और संवैधानिक तरीके से चीजों को लेके चलने वाले होते तो ये सारी चीज हमारे सामने आती ही नहीं। आज हम एक दूसरे के साथ बात करने को रेडी नहीं है, हम अपने देश की सुरक्षा के बारे में बात नहीं करना चाहते, हम अपने देश की मूल अधिकारों के बारे में बात नहीं करना चाहते, हम अपने देश के आने वाले वर्तमान यानी हमारे भविष्य, हमारे यूथ्स के बारे में बात नहीं करना चाहते। बजट सेशन में मैंने काफी जगह ये चीज रखी कि देखो, माइनॉरिटी रख लो, यूथ रख लो, फार्मिंग रख लो, ये तीनों बेस को बिल्कुल हटा दिया गया है इस बजट में, ठीक है। तो आप मेजॉरिटी जो चीज जिसमें डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, अच्छा आर्मी एंड एनफोर्समेंट में एक बात बोल दिया कि हम इक्विपमेंट जरूर अच्छे से करेंगे, लेकिन व्हाट अबाउट देयर सैलरी, पीएफ, उनकी प्रोविडेंट फंड, उनकी अपनी सैलरी के रिगार्डिंग जो हमारा और भी सिस्टम होता है उसके रिगार्डिंग क्या? तो ये सारी चीज को निगलेक्ट कर दिया। सिर्फ ये हुआ कि हम आम एंड इस सारी चीजों में आगे प्रोग्रेसिव तरीके से बजट दिखाएंगे, और बजट में किससे से फिर उठाएंगे उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। फिर क्या आएगा, फिर क्या उसमें धोखा आएगा, क्या उसमें पुराने इक्विपमेंट कहाँ के हमें बेच दिए जाएंगे और हम उस चीज को कितने रेट में खरीद लेंगे, ये सारी चीजें फिर एक होता है। हमेशा याद रखो कि जब आप किसी भी बजट को एक नॉन लिविंग प्रोडक्ट पे करते हैं तो उसकी जो ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं भी होती है तो वो चीख चीख के चिल्ला नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बोला कि ज़किया मैम मैं आपको 10 रुपए देने वाली हूँ, तो मैं तुरंत आके बोल सकती हूँ कि मुझे राखी से 10 रुपए नहीं मिला, लेकिन आपने बोला कि मैं इस पिक्चर के ऊपर 10 रुपए खर्चा की हूँ जो कि ज़किया जी का है, तो पिक्चर तो चिल्ला के नहीं बोलेगा ना कि मैं 10 रुपए का नहीं हूँ, मैं 5 रुपए का हूँ या 2 रुपए का हूँ या 1 रुपए का हूँ। वो तो उसकी क्वालिटी जब डल होगी या वो फट जाएगा या जल जाएगा तब पता चलेगा। सेम सिस्टम होता है इंफ्रा में, स्टैचू में, या कोई भी इस तरह की जो हम आजकल आप देख रही हैं इंफ्रा के नाम पे अब ब्रिज गिर रहे हैं, बट ब्रिज के नाम पे हम कितनी ज्यादा बजटिंग बना रहे हैं। मैम लेकिन इन सब के बीच में जो देखिए ये सारी चीजें कनेक्ट होंगी, क्योंकि ट्रेड डील पर और नरवणे जी की किताब पर ये पूरा विवाद वहीं से शुरू हुआ, लगभग यही चला और यही जवाब चाहिए था जो नहीं आया। आरोप प्रत्यारोप में एक दूसरे पर ये पूरी की पूरी 2 दिन से हम देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर चीजें हो रही हैं। लेकिन जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की बात हुई कि वो इसलिए नहीं आए क्योंकि सुरक्षा का सवाल था, ये मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी चेयर को घेरा हुआ था, वो सब महिला सांसद थी, इसको कैसे देखती हैं? एक बात बताओ, अगर हमें अपने ही भाई बहनों से जो हमारे साथ जीत के आए हैं, ठीक है, आप पीएम के पोस्ट पे हैं, ठीक है, बहुत बड़ा आपका मापदंड है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो वो लोग जीत के आए हैं क्या वो टेररिस्ट हैं?
क्या वो कुछ ऐसा एक्ट कर सकते हैं जिससे आपको या आपकी सुरक्षा को इस तरह की बात हो? अगर इस बात को है तो फिर तो वो इलेक्शन में उनकी वोट, उनको जो जीत के आए हैं, उनको जो जिताने में पार्टी है, वो पार्टी को भी आप कल को टेररिस्ट घोषित कर दोगे। बहुत सारी चीजें, तो मतलब आप किस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हो? और खास तौर से जब यहाँ पे एक स्पीकर जो कि पूरी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं, जिनके ऊपर पूरा जिनको पास यह अधिकार भी है कि अगर उनको शक हो तो वो बाहर भी निकाल सकते हैं उसको। आखिर निलंबित किया ना भाई 8 लोगों को। आपको अगर शक था तो उसमें से जिस भी महिला नेता का आपका लग रहा था कि नहीं ये सही नहीं है, इनको आप बाहर भी निकाल सकते थे। उसमें बाद में होता कि क्या है कि ऑब्जेक्शन क्यों हुआ, क्या हुआ, वो तो बाद में होता। लेकिन ये जो आपने बयान दे के छोड़ दिया, एक शगुफा दे के छोड़ दिया, और आज यहाँ पे हम इस चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, ये मुझे बहुत ही अफसोसनाक बात है कि खास तौर से इसमें महिलाओं को घेरा गया। क्योंकि आम तौर पे क्या किया जाता है कि पुरुष अगर किसी पुरुष के सामने खड़ा हो तो एक मापदंड रखा जाता है कि हो सकता है हाथापाई हो जाए, समझ रहे हो? लेकिन महिलाओं को इसलिए आगे किया जाता है ताकि एक बात रहे कि यहाँ पे हाथापाई तो नहीं होगी, वो उनको घेर सकती हैं, उनके साथ बहस करने की कोशिश कर सकती हैं, उनके साथ अपनी चीजों को बनवाने के लिए जिद रखने की कोशिश कर सकती हैं। लेकिन इस चीज को भी नकार के बिल्कुल ही एक दूसरा प्रेजेंटेशन आज इस समाज में नया दिया गया। इस पूरी, मुझे लगता है 75 साल 70 साल के जो भी हमारे 77 ईयर्स से वह हो गई चीजों को चलते हुए, उसमें मुझे लगता है ये पहला ऐसा कंडीशन है जहां पे इस चीज को दिखाया गया है। भाई आपके साथ रोज वो महिलाएं बैठ रही हैं, एक आपके साथ वो बहन बन के रह रही हैं, आपको दोस्त समझ के, आपके कॉलीग बन के वहां पे आपके साथ काम कर रही हैं। आप सीधे सीधे उसको ये उठा के बोल दीजिए कि भाई इनसे हमें डर है, वो भी ऐसा डर कि हमारे मतलब हम पे आत्मघाती हमला किया जा सकता है। जस्ट इमेजिन कितनी बड़ी वर्जन है ये। ठीक है, और कितनी शर्मनाक वर्जन है। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, 2-3 बातें हो गई। एक, मैं बार बार इस चीज पे इसलिए आती हूँ क्योंकि वो ट्रेड डील और नरवणे जी की किताब, यहीं से सारी चीजें शुरू हुई। राहुल गांधी बोलना चाहते थे, उनको रोका गया, टोका गया, बोलने नहीं दिया गया। अगले दिन उन्होंने मीडिया के सामने, संसद भवन के बाहर ये सारी बातें बोली। मोदी जी का जवाब चाहिए था, वो नहीं आए। कह दिया गया कि विपक्ष की प्लानिंग थी, वो हमला कर सकते थे। ऐसे करके फाइनली आज उनका संबोधन हुआ, लेकिन वो सारे सवाल जो उठाए गए थे उस पर जवाब नहीं था। आरोप प्रत्यारोप के बीच इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए कहा, मोदी जी ने जवाहरलाल नेहरू और बाकी लोगों के लिए कह दिया। कुल मिला के पिछले 2-3 दिन से ये जो कुछ भी दिख रहा है, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? राखी, देखिए, जहाँ तक संसद की बात है और संसदीय कार्रवाई की बात है, वहाँ पर सभापति सर्वोपरि है। स्पीकर जो है उनके पूरे वहाँ की सुरक्षा, वहाँ का जो भी न्याय व्यवस्था है, तमाम चीज़ें ये स्पीकर के हाथ में होता है। अब दूसरी बात यह है कि जहाँ तक ये प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की बात किया, और जिस तरह से आप बयान अभी आ रहा था, आपने दिखाया भी कि ओम बिरला जी ने किस तरह से ये इस बात को बताने का प्रयास किया कि उन्होंने ही मना किया कि आप यहाँ मत आइए और सुरक्षा व्यवस्था को खतरा है। देखिए, इस लोकतांत्रिक देश में अगर मान लीजिए संसद के अंदर अगर इस तरह की कोई स्थिति आती है तो निश्चित रूप से एक सवाल खड़ा होता है कि बाहर लोग कितना सुरक्षित होंगे। जनता के टैक्स के पैसे से ही संसद चलती है, और संसद अगर लगातार इस तरह से बाधित हो रही है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर किसी मुद्दे पर, किसी नतीजे पर वहाँ बहस नहीं निकल के आ रही है। तो एक चीज़ समझ में आती है कि चाहे सत्ता पक्ष हो और विपक्ष, इस बात के लिए दोनों पक्षों को समझना होगा कि आखिर हम ये कर क्या रहे हैं। आपने जिक्र किया राहुल गांधी की वो जो किताब को लेकर के, नरवणे जी की किताब को लेकर के, जिस पर वो कुछ बोलना चाहते हैं, और आपने पिछले दिनों भी देखा कि जिस तरह से स्पीकर ने बोला कि ये जो है सदन की कार्रवाई के लायक नहीं है, लेकिन इसके बाद मालूम क्या, लगातार एक दूसरे को काउंटर करने की व्यवस्था है। चूँकि ये सदन है, यहाँ माननीय सदस्य जो हैं वो चुन करके आए हुए हैं और वो अपनी अपनी बातों को अपने ढंग से रखते हैं। हमने अभी तक ये देखा, जो अभी तक समझ में आया, कि किस तरह से बिरला जी ने जिस बात को प्रधानमंत्री जी को सलाह दिया और सलाह प्रधानमंत्री जी मान गए और सदन में नहीं गए। अब यहीं से एक नया मुद्दा खड़ा होता है कि क्या हमारे देश की संसद सुरक्षित नहीं है।
अगर वो सुरक्षित है, हमारे सदन सुरक्षित नहीं है, क्या उसमें काम करने, उसमें जो है माननीय जो सदस्य चुन करके गए हैं, क्या वो इस तरह का एक्ट करने वाले हैं? अगर करने वाले हैं तो इसकी भी जांच होनी चाहिए, इसके भी समझने की ज़रूरत है। अभी हम सुन रहे थे अपने माननीय प्रवक्ताओं को, जिस तरह से आपस में देखिए एक दूसरा रूप समझ में आया चैनल पर भी, और हमारा चैनल जो है स्वदेश न्यूज़ लगातार ये प्रयास करता है राखी कि सार्थक और मतलब सार्थक जो विषय है वो सार्थक और उन पर सार्थक चर्चा हो। लेकिन अक्सर अगर इस तरह की बातें आएंगी तो हमको लगता है कि हमें ये जो माननीय प्रवक्ता गण को भी समझना चाहिए कि न ही प्रधानमंत्री जी का कोई अपमान करे, न नेता प्रतिपक्ष का कोई अपमान करे। भाषा शैली का भी ध्यान देने की ज़रूरत है। लगातार आप आरोप प्रत्यारोप लगाइए, आप डील में क्या खामियां हैं इसको आप बता सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत होकर के किसी पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता है। ये बड़ी गंभीर बात है। दूसरी बात यह है कि अब हम सदन पर आते हैं। सदन में जो कार्रवाई चल रही है पिछले बजट सत्र में, आप देखिए राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल सदन के नेता हैं और उनको उसमें धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि सदन में ये सारी चीज़ें होना जरूरी रहती है। सदन के नेता ही जब इस बात को नहीं रखेंगे, और विपक्ष का काम है कि सदन के नेता की बात को शालीनता से सुने। अब रही बात किताब और तमाम मामले, आप देखिए पिछले कई चर्चाओं में हम लोग बैठे हैं और लगातार सदन में इस तरह का गतिरोध होता रहा है। पिछला सत्र देखिए, ये बजट सत्र है, लगातार गतिरोध हो रहा है। तो हमें इस बात को देश की जनता भी देखिए देख रही है कि माननीय जाकर के वहाँ कर क्या रहे हैं। सवाल आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। सड़क पर कुछ भी बोलिए, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन सदन की अपनी एक गरिमा है और उस गरिमा के तहत ही सदस्यों को बोलना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अब हम किसी व्यक्ति या किसी पद पर बैठे आसीन व्यक्ति के बारे में तो नहीं बोल सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम सभी जो है देश की 140 करोड़ की जनता और तमाम लोग इस चीज़ को बाकायदे देख रहे हैं और लाइव देख रहे हैं। तो इसका क्या संदेश जाता है? पहले भी इस तरह की बहस होती थी, वॉकआउट होता था, ये सब प्रक्रिया है, लेकिन एक दूसरे पर छींटाकशी करना, एक दूसरे पर गलत तरीके से कमेंट करना, ये तमाम चीज़ें, इससे थोड़ा हट करके और बचना चाहिए माननीयों को, और शायद ये नहीं हो रहा है। तो क्या संसद आने वाले समय में बजट सत्र इसी तरह चलेगा, या इसी तरह से लोग निलंबित होते रहेंगे, इसी तरह का प्रोटेस्ट करेंगे? हमें लगता है कि सरकार, सत्ता पक्ष की भी जवाबदारी है कि विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस मिले, उनके प्रश्नों का प्रॉपर उत्तर दे, और विपक्ष की जिम्मेदारी है कि जो भी सत्ता पक्ष की तरफ से जो बातें आ रही हैं उसको भी गंभीरता से ले। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमको लगता है कि जो संसदीय परंपरा है और हमारा इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसके लिए जो थोड़ा सा ज़रूर सवाल खड़ा करता है। और आज की जो घटना है, जो कल की घटना हुई और आज जो भी घटित हो रहा है, इन सारी चीज़ों पर दोनों पक्षों को काफ़ी एक बैठक करना चाहिए, आम सहमति बनानी चाहिए, ताकि संसद को सुचारू रूप से चलाया जा सके। और दूसरी जो है लोक महत्व के जितने भी विषय हैं उस पर चर्चा हो सके। बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि समय की भी सीमा है, आप में से जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं प्लीज़ अपनी बात रखिएगा, क्योंकि समय की सीमा है। मैं चाहती हूँ एक छोटा सा संक्षिप्त प्रतिक्रिया सभी की, और पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात को जल्दी कंप्लीट करेगा। हाँ शिवानंद जी बोलिए। सर अनम्यूट करिए। राखी जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरे भी है और 140 करोड़ जनता का है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसा भाग के कि कहीं भी जाना, और 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आए हुए एक दलित महिला वर्षा गायकवाड़ जी थी कांग्रेस की, पूरी उन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे थे। ऐसा थोड़ी कोई आतंकवादी कोई पाकिस्तान से है। इस तरह से नरेंद्र मोदी या ओम बिरला तो नरेंद्र मोदी जी का एजेंट बन के ही काम कर रहे हैं। उनका ड्यूटी क्या है? अरे सिक्योरिटी बुला सकती है, उनको आप समझा सकती है, बैठ के चाय पानी कर सकते हैं, थोड़ी है ऐसे सॉल्यूशन तो निकलता है ना। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आंसर नहीं देना चाहते, बहाना बना के भागने चाहते हैं। दूसरी बात देखिए, देश सर्वोपरि है, सिक्योरिटी का मामला है। 4000 किलोमीटर इन्होंने चाइना को जमीन दिया है, ट्रेड डील किया है, अदानी को बचाया है, इसमें चर्चा होना जरूरी है। और डेली मोदी साहब का डेली बदनामी चल रही है इंडिया में, सब सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। तो ये मोदी साहब खुद आके आंसर देना चाहिए। मोदी साहब डरे हुए हैं, राजनाथ सिंह जी डरे हुए हैं, अमित शाह जी डरे हुए हैं,
जयशंकर जी डरे हुए, इनका पूरा चिट्ठा हमारे पास आया है राखी जी, और आज नहीं कल ये ओपन होगा। नरेंद्र मोदी जी 10 दिन, ज्यादा 15 दिन के अंदर रिजाइन देना तय है। 100% लिख के देता हूँ। इतना हड़बड़ी के रशिया का जो ऑयल बंद करके अमेरिका से महंगाई लेने का क्या जरूरत है? इसमें किसान, युवा युवती और इनके अंडर है। अभी देखिए, मैं महाराष्ट्र पुणे से आता हूँ। इधर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजितदादा पवार जी का एक्सीडेंट हुआ या हत्या हुआ, उसका सीबीआई जांच होना जरूरी है। लोग हम सदमे में है, हमको शौक लगा है। अजितदादा पवार एक चीफ मिनिस्टर, डायनामिक लीडर, उसके जैसा शिवानंद जी, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ। और बीजेपी का घोटाला अजितदादा पवार जी ओपन करने वाले थे, उसके पहले ही ये लोगों ने काम कर लिया। इसका जांच होना चाहिए। देखिए, ना तो पक्ष कम पड़ता है ना विपक्ष कम पड़ता है, लेकिन ये सारी बातें जो आज हुई, देखिए ठीक है, मैं मानती हूं कि राहुल गांधी बोलना चाहते थे, नहीं बोलने दिया गया, उसके लिए ये बातें की गई कि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है और यहाँ पब्लिक डोमेन में इस तरीके से नहीं आनी चाहिए थी क्योंकि बुक जो है वो अप्रकाशित है। चलिए, वहां चीजें समझ में आई, लेकिन आज ये सारी बातें भी हो गई कि यदि नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने देंगे तो हम मोदी जी को नहीं बोलने देंगे। ये तो जिद्दी अड़ियल बच्चों जैसा रवैया हो गया। उधर राहुल गांधी जी जा रहे हैं तो एक मंत्री को कह रहे तुम गद्दार हो, वो कह रहे तुम देश के दुश्मन हो। भैया, आप लोगों को सबको जनता ने तो चुना है सर। राखी जी 1 सेकंड। देखिए, एक मैगजीन में भी, लीगल मैगजीन, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी का ही मैगजीन, अभी उस मैगजीन में भी मनोज नरवणे सर का छप के आया है। वो भी गलत है क्या? मोदी साहब तो विश्व गुरु है, तो विश्व गुरु मैगजीन पे भी चूचे, उस मैगजीन में ही मनोज नरवणे साहब, और मनोज नरवणे मेरी कोई रिलेटिव नहीं, ना राहुल गांधी जी कोई रिलेटिव नहीं है, और IAS IPS नहीं है। उन्होंने जो बात रखा है तो रखा, 1.5 घंटा क्यों देर लगा? मोदी साहब डिसीजन क्यों नहीं लिया? 56 इंच छाती। चलिए, अब इस पर जवाब तो सर जब तक वो कहेंगे नहीं तब तक हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। चीजें चल रही हैं, मुझे लगता है और बढ़ती जाएंगी, क्योंकि जब तक इस कहानी को क्लोज नहीं करेंगे, क्लियरिटी नहीं आएगी, तब तक ये ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि समय की सीमाएं। हाँ, कुछ कह रहे रविंद्र जी, बोलिए। जी मैम, आपके माध्यम से समाजवादी पार्टी केंद्र सरकार से मांग करती है कि अमेरिका के ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप हमको ये ना बतावें कि सीज फायर किसने करवाया, चाबहार पोर्ट से क्यों आप अलग हुए, भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, भारत अब अमेरिका से तेल खरीदेगा या वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, भारत अमेरिका पे 18% टैरिफ लगाएगा और भारत अमेरिका पे 0% टैरिफ लेगा। ये इस चीज का विरोध सदन में होना चाहिए था, उच्च सदन और निचले सदन दोनों में। और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है उसका प्रमुख एजेंडा यही होना चाहिएगा कि दूसरा देश हमको इंगित ना करे और हमको सिखाए ना। तो आपके माध्यम से यह समाजवादी पार्टी मांग करती है। चलिए सर, अब इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी होती तो उनके माध्यम से चीजें आती भी, लेकिन वो पहले ही चर्चा को छोड़कर जा चुके हैं। खैर, रमाकांत जी जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए राखी जी, देश के सदन में जब चर्चा होती है ना, तो असली मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। मुद्दों को डाइवर्ट करने का जो ये लगातार प्रयास हो रहा है पिछले कई सालों से, ये नहीं होना चाहिए। देश के असली मुद्दे क्या हैं? देश के असली मुद्दे हैं यहाँ की महंगाई, यहाँ पे बेरोजगारी। देश के असली मुद्दे हैं शिक्षा, इलाज की व्यवस्था, किसानों की दुर्दशा। इन पर तो चर्चा ही नहीं हो रही है। काला धन पे चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या नया हो रहा है देश के अंदर, कोई फैक्ट्री, उद्योग, धंधा लग रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो क्यों इस पे चर्चा नहीं हो रही है? क्यों घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं? क्यों उस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है? देश के लोगों का करोड़ों रुपया संसद में खर्च होता है। क्या इसीलिए कि ये अपना अपना राग अलापते रहें? मोदी जी कहीं कोई प्रोपोगंडा कर दें, भाजपा कहीं कुछ ले आती है, कहीं कुछ ले आती है। सर, यहाँ पे कितने अच्छे से आप लोग कह रहे हैं, कितने अच्छा लग रहा है मुझे सुन के। उधर तो सब मुझे लगता है चुने हुए सांसद हैं, इतने समझदार होते होंगे वो सब। मुझे लगता है सब है, आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, सब लोग हैं वहाँ। ये समझदारी वहाँ क्यों नहीं है? राखी जी, आम आदमी पार्टी के सांसद हमेशा असली मुद्दों पे ध्यान खींच के लाते हैं, बार बार खींच के लाते हैं। हम तो बार बार जनता की आवाज उठा रहे हैं। लगातार आपने संजय सिंह जी को देखा होगा कि जनता के असली मुद्दों पे ही केंद्रित रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी डाइवर्ट करने का काम करती है। मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी से इतना डर रहे हैं, आम आदमी पार्टी से डर रहे हैं, संजय सिंह जी से डर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऐसा कहते हैं वैसा कहते हैं। चलिए, समय की सीमा है, थोड़ा सा ही समय दे पाऊंगी। एहतेशाम जी जल्दी से बोलिएगा। बस देखिए राखी जी, हम समझ रहे हैं कि जिस हिसाब से ये सवाल से बचने की, ये समझ लीजिए हमारे ओम बिरला जी एक
थोड़ी सी मतलब लोगों को ये कर रहे हैं कि मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी को सुरक्षा में कमी है, तो हम समझते हैं कि वहाँ 500 से ऊपर ज्यादा 543 एमपी है, सभी का एक ही कैटेगरी, सभी कलीग है, एक दूसरे का कलीग है। लेकिन ये बात नहीं है, ये सिर्फ माइंड को डाइवर्ट करने का समझ लिए कि इस तरह का एक नया शगुफा भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा यहाँ पे हमें लगता है सही नहीं है। तो इसका मतलब है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं है, वहाँ हर एक लोगों की सुरक्षा, अगर जिस हिसाब से हमारे बोल रहे थे कि अगर जब अंदर में ये हालत रहेंगे तो आम लोगों की क्या हालत है, तो इस पर हम तमाम लोगों को गौर फिक्र करने की बात है। चाहे वो कोई भी हो, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी को इक्वल और बराबरी का दर्जा मिलना। ठीक है ज़किया जी। राखी, सिंपल सा बात है कि बात वो जब तक आदमी करेगा नहीं, आज हम लोग यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं तो कोई निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर डिबेट ही ना हो तो निष्कर्ष कहाँ से निकलेगा। और कोई भी जो इंफॉर्मेशन या शेयरिंग होती है वो हमारे देश से रिलेटेड ही हो रही है। अगर जब बात की जा रही थी SIR की, उस टाइम में भी हमने यही सब देखा था कि किस तरह से दबाया जा रहा था, किस तरह से हटाया जा रहा था, किस तरह से मुद्दों से भटकाया जा रहा था, किस तरह से वहां पे कोर्ट में केस चलने के हवाले देके उस चीज को रोका जा रहा था। तो यहाँ पे हमेशा देखा जाता है कि किस तरह से हम कौन से बिंदु उठा के उस चीज को टाल सकते हैं। तो जहाँ पे बात टालने की आएगी वहां निष्कर्ष तो निकल नहीं सकता ना। और एक पेशेंस लिमिट होता है, क्योंकि आप सोचिए कि हम अगर यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं तो हमारे पीछे 1 लाख लोग होंगे, बहुत मैक्सिमम में 1 लाख होंगे, लेकिन जो नेतागण वहां पे पहुंचे हैं वो कितने लाख वोट जीत के वहां पे पहुंचे हैं, उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा, उन सारे लोगों को जवाबदेही देनी है। हमारी उम्मीदें हैं हमारे नेताओं से ना। ठीक है मैम, समय बहुत समय बहुत हो गया, रोकना पड़ेगा। आर विश्वास जी, बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया। ये देखिए राखी, जहाँ तक कल का जो मामला है, सदन का जो मामला है, हमारा सिर्फ ये कहना है कि अगर सदन में जिस तरह की बात आई, ओम बिरला जी ने जो बात कहा कि भाई प्रधानमंत्री जी को कोई अप्रिय घटना होती, इस बात को टालने के लिए उन्होंने उनको आने से न आने का आग्रह किया और उनको प्रधानमंत्री जी मान गए। हमको लगता है कि राजनीति में और ख़ास करके जो चुनाव जीत करके आते हैं, इतना जल्दी कोई मानता नहीं है। बिल्कुल जो जनप्रतिनिधि अपनी अपनी बात कहते हैं, और यहाँ पर जो है जो थोड़ा सा एक बात तो माना जा सकता है कि वहाँ की जो सदन है, जो हमारी संसद है, उसकी सुरक्षा का मामला अगर उठाया जाता है, वहाँ पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला उठाया जाता है, तो इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। और शायद जहाँ तक एक दूसरे को काउंटर करने की बात है, प्रधानमंत्री जी ने आज राज्यसभा में किस तरह से विपक्ष को घेरा, तो यही बात यहाँ भी घेर सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो हमको लगता है कि यहाँ पर कुछ भी जो आने वाले जो भी सदन की जो कार्रवाई होगी, उसमें भी इस तरह का गतिरोध होता रहेगा और शायद ये गतिरोध समाप्त किया जाना चाहिए। हमें लगता है कि दोनों पक्षों को आपस में मिल करके बातचीत करना चाहिए, कोई रास्ता देश को लेकर के निकालना चाहिए। अगर डील हुई है, ट्रम्प ये जो एग्रीकल्चर की डील की बात कर रहे हैं, जो टैरिफ की बात हो रही है, इसको भी सलूशन, उसका भी जवाब सरकार दे सकती है और दिया भी है। कई प्लेटफार्म से हमने देखा भी है, कृषि मंत्री ने भी जवाब दिया है। तो इन सब बातों को आमने सामने बैठ करके तय किया जाना चाहिए। बिल्कुल, चलिए आज समय बहुत हो गया है और जितना हमारा समय होता है उससे भी ज्यादा समय सभी को मिला है, तो फिलहाल तो आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। महत्वपूर्ण चर्चा थी। देखिए, एक बात तो कही जा सकती है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आप सब सम्मानीय हैं, समझदार हैं, क्या बात करनी है, कैसे मुद्दे हैं, यदि सवाल हैं तो जवाब कैसे देना है, कब देना है, ये सारी चीज़ें आप खुद मंथन कर सकते हैं। लेकिन ये बात सच है, यदि आप असल मुद्दों से लेट गो करेंगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर चीज़ों को भटकाने की कोशिश करेंगे, तो आप आपस में ही लड़ते रहेंगे और ऐसे जनता के बीच में जो मैसेज जाएगा वो अच्छा नहीं जाता। अभी भी ये पूरा झगड़ा, आरोप प्रत्यारोप खत्म नहीं हुआ है। देखिए कल तक और क्या नई चीज़ इसमें निकल कर आती है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।